देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित यह तीसरी क्लास है। दोस्तों, इसकी 2 क्लासेस अपलोड की जा चुकी है। मीन्स इससे संबंधित 2 वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कांग्रेस की बेसिक समझ बनाने के लिए आप लोग पहले उस 2 वीडियोज़ को जरूर देखें, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज जो कि ये तीसरी क्लास है, तो इसमें हम लोग जो है जो बाकी अधिवेशन बचे हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यानी 2 जो क्लास हुए दोस्तों, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर के उसके जो स्टार्टिंग के अधिवेशन थे उन सब के बारे में हमने पिछली 2 क्लासेस में जान लिया है। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग जो है 1917 में जो अधिवेशन हुआ है वहाँ से जानेंगे और आपका 1947 तक के अधिवेशन के बारे में जानेंगे। यानी कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित यह अंतिम क्लास है दोस्तों, जिसमें हम लोग बचे हुए सारे अधिवेशन को जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले 1917 में जो अधिवेशन हुआ दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। तो 1917 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर प्रथम बार कोई महिला जो है आपका अध्यक्ष बनी, और वो महिला कौन थी दोस्तों? आपके एनी बेसेंट। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ आपका। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि यहाँ प्रथम बार जो है कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर जो है कोई महिला बैठी थी। दोस्तों, ये कलकत्ता में लगभग 10 अधिवेशन हुए, इसलिए क्योंकि आपका कलकत्ता जो है उस समय राजनीतिक केंद्र था। यानी ब्रिटिशर्स के शासनकाल में क्या था, यह बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इस वजह से 10 लगभग अधिवेशन जो है कांग्रेस के आपके कलकत्ता में ही किए गए। तो ये अधिवेशन भी आपका कलकत्ता में ही होता है। उसके बाद जो है हमने वंदे मातरम वाला अधिवेशन देखा जो कि 11 में हुआ। फिर आपका जनगण मन वो भी कहाँ हुआ दोस्तों? सबसे पहले आपका कलकत्ता में ही हुआ। तो ये सारे अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है आपका कलकत्ता में है। तो ये कलकत्ता में जो 1917 का अधिवेशन था दोस्तों, इस अधिवेशन में प्रथम बार कोई महिला जो है अध्यक्ष पद पर बैठी, और वह भी कोई इंडियन नहीं थी दोस्तों। ये जो एनी बेसेंट थी ये आपकी आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की महिला थी, और इन्होंने भारतीय राजनीति में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी दोस्तों, और इन्होंने जो है भारत में यानी भारतीय युवाओं को जगाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना की, यानी घर का शासन, गृह शासन जो होता है उसकी नींव डाली, उसकी स्थापना की आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिल करके। तो यह भी निश्चित रूप से याद रखिए दोस्तों, होम रूल आंदोलन आपने पढ़ ही रखा होगा कहीं ना कहीं। होम रूल आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के इन्होंने इस आंदोलन को पूरे भारत में चलाया। यानी भारतीय युवाओं को यह संदेश दिया कि आप क्या कर रहे हो, आप उठो जागो, अपनी आज़ादी में अपना योगदान दो और अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है लड़ो। ये हो गया आपका 1917 का अधिवेशन। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों 1920 में हुआ यह अधिवेशन। यह इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यहाँ 2 बार बैठक हुआ। यानी सालाना बैठक के अलावा एक स्पेशल बैठक रखी गई, विशेष अधिवेशन बुलाया गया जो कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया दोस्तों। यह विशेष अधिवेशन इसलिए बुलाया गया कि 1920 का जो समय था दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 1920 का अधिवेशन जो है असहयोग आंदोलन के लिए जाना जाता है। इस काल में गांधी जी जो है भारतीय राजनीति में सक्रिय योगदान कर चुके थे। मीन्स 1915 में वो भारत आए, हम लोग जानते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत में उनकी एंट्री होती है साउथ अफ्रीका से। फिर जो है भारतीय राजनीति में अगर उनके सक्रिय योगदान की बात करें तो बिहार में सबसे पहले वह चंपारण सत्याग्रह के द्वारा जो है भारतीय राजनीति में वो एंट्री करते हैं आपके राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे। और यहाँ जो है 1920 तक जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही नहीं सिर्फ बल्कि भारत के एक प्रमुख चेहरा यानी राजनीतिक चेहरा के रूप में वह उभर कर के सामने आ चुके थे, जिनके पीछे पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा भारत जो है अगर वह कहे करो तो करो, मरो तो मरो, जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व था उनका कि पूरा देश, संपूर्ण भारत उनके पीछे एक आवाज़ पर वो चलने के लिए तैयार होते थे, पूरा भारत। तो ये जो है आपका
उन्होंने असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया, किंतु ये जो अधिवेशन बुलाया गया दोस्तों, स्पेशल अधिवेशन था आपका, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय गरम दिल के दोस्तों, लाल बाल पाल की जो तिकड़ी हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, तो यहाँ जो है यानी लाल बाल पाल की तिकड़ी में से सिर्फ लाला लाजपत राय है दोस्तों, जो एक बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाकी जो है आपका दोनों जो है बिपिन चंद्र पाल और बाकी वो भी मतलब कि लाला लाजपत राय के अलावा बाल गंगाधर तिलक वो नहीं बन पाए। तो आप इसको निश्चित रूप से याद रखिए। यहाँ यह विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने, उसके बाद 1928 में उनको लाठीचार्ज करके मार दिया गया। तो ये विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया आपका 1920 में आपका कलकत्ता में। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, इनका गांधी जी का असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है यह पारित नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद सालाना अधिवेशन होता है नागपुर में, यानी साल में एक बार अधिवेशन तो फिक्स था ना दोस्तों। ये तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया सिर्फ असहयोग आंदोलन के कारण। नागपुर में जो सालाना अधिवेशन होता है, जिसके वीर राघवाचार्य अध्यक्ष होते हैं, यहाँ यह असहयोग आंदोलन क्या होता है, पारित हो जाता है। यानी स्पेशल अधिवेशन में यह पारित नहीं होता है, यहाँ जो है सालाना अधिवेशन में यह पारित हो जाता है, इसको स्वीकृति मिल जाती है, यानी कांग्रेस के द्वारा यह स्वीकृत कर लिया जाता है। तो यह हो गया आपका 1920 का अधिवेशन। अगला जो अधिवेशन है 1924, यह बेलगांव कर्नाटक में यह अधिवेशन होता है दोस्तों, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया बहुत से एग्जाम्स में। इसको भी रट डालिए, क्योंकि यहाँ गांधी जी भारतीय राजनीति के जो सबसे हेड, सबसे प्रमुख चेहरा, सबसे प्रमुख व्यक्तित्व सिर्फ भारतीय राजनीति ने पूरे वर्ल्ड में जो है यह एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जो राजनेता के रूप में जो पूरे वर्ल्ड में ये जाने जाते हैं। तो इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार ही अध्यक्षता की। हालांकि इनका वर्चस्व इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर था, किंतु इन्होंने एक बार ही अध्यक्षता किया, वह था बेलगांव, जो कि कर्नाटक में यह अधिवेशन हुआ था। वहाँ यह एकमात्र बार जो यानी फर्स्ट और लास्ट जो है यह अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी। उसके बाद अगला अधिवेशन है 1925 का। यहाँ फिर से दोबारा दोस्तों देखिए, यहाँ जो है 1917 में एनी बेसेंट बनी, जो कि भारतीय नहीं थी, महिला तो थी लेकिन यह भारतीय नहीं थी। यहाँ आपका 1925 में है, कानपुर में यह अधिवेशन होता है। यहाँ प्रथम बार भारतीय महिला, ये याद रखिए, प्रथम बार भारतीय महिला क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठती है। तो यहाँ अगर पूछा जाए दोस्तों, बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपकी एनी बेसेंट होगी। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको कौन हो जाएगी, आपकी सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनी 1925 में। इन्हें भारत की प्रथम राज्यपाल होने का भी दर्जा इनको मिला हुआ है। ये हो गया 1925 का दोस्तों। अगला जो है 1929, यह 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों आपके अध्यक्ष रहते हैं। यह अधिवेशन लाहौर में होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो है दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। मीन्स हमने 1905 में क्या देखा, स्वदेशी, 1906 में क्या देखा, स्वराज, और यहाँ पर क्या देखा जा रहा है दोस्तों, पूर्ण स्वराज। यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, किसी के अधिकार में नहीं, किसी के प्रभुत्व में नहीं रह करके हमें जो आज़ादी चाहिए, हमें जो स्वराज्य चाहिए वह पूर्ण चाहिए। उसमें कहीं कोई जो है मीन्स क्या कहेंगे उसको, कोई भी आपको समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ पूर्ण स्वराज मतलब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, सर्वे सर्वा हम होने चाहिए, हमारे ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका पूर्ण स्वराज। ये रावी नदी के तट पर, यानी कि 1929 में रावी नदी के तट पर यह बैठक रखा गया दोस्तों। और यह कहा जाता है कि रात के 12 बजे जो है यहाँ प्रथम बार जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो दोस्तों 1929 में क्या हुआ कि रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। वह अधिवेशन था आपका कौन सा, तो जवाहरलाल नेहरू का लाहौर अधिवेशन। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों 1931 का अधिवेशन है, जो कि कराची में किया गया। तो ये लाहौर और कराची कौन सा है दोस्तों, पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है,
जो कि पहला अधिवेशन कराची, पहला अधिवेशन लाहौर और दूसरा आपका कराची में। तो ये वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में यह अधिवेशन बैठाया गया दोस्तों। और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हम लोग अभी जान रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, इस मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है सबसे पहले आपका कराची के अधिवेशन में ही जो है प्रस्तुत किया गया, जिसके अध्यक्ष आपके कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और 1931 में यह अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार जो है प्रस्ताव पारित किया गया। और यहाँ पर दोस्तों गांधी जी ने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा कि गांधी मर सकते हैं, गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। तो यह पूछा जाता है दोस्तों कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। तो यह आपका 1931 का अधिवेशन था, जो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई और कराची में यह अधिवेशन रखा गया। यहाँ मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया और गांधी जी का यह वक्तव्य भी आया कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला जो अधिवेशन है 1937 का अधिवेशन, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपका फैजपुर में रखा गया। तो ये फैजपुर दोस्तों गांव है, यानी पहला अधिवेशन है दोस्तों जो गांव में रखा गया। हमने अब तक जितने भी अधिवेशन पढ़े, क्या पढ़ा, उसमें सारे जो अधिवेशन थे वो क्या थे, शहरों में रखे गए थे। तो ये पहली बार दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है फैजपुर में यह अधिवेशन रखा गया, गाँव में रखा गया। क्योंकि गाँव में रखने का इसका एक कारण यह भी था दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह यानी गांव को भी, गांव के लोगों का भी, गांव के व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चाहते थे। शहर के लोग तो बहुत सारे लाखों की संख्या में शामिल हो चुके थे, किंतु गांव का प्रतिनिधित्व इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो, इस वजह से उन्होंने जो है गांव में यह अधिवेशन रखा। तो पहला और अंतिम अधिवेशन जो है आपका गांव में रखा गया, वह यानी प्रथम अधिवेशन जो गांव में रखा गया फैजपुर का अधिवेशन था, 1937 का अधिवेशन था, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रखा गया। अगला जो अधिवेशन है दोस्तों 1938 और 39 का अधिवेशन है, यह सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह जो अधिवेशन रखा गया है दोस्तों, यह हरिपुरा और त्रिपुरी, यानी 38 में तो हरिपुरा जो कि गुजरात महात्मा गांधी का गढ़ माना जाता है दोस्तों, उस गुजरात में यह हरिपुरा में यह अधिवेशन रखा गया। और आपका 39 का त्रिपुरी जो कि एमपी का क्षेत्र पड़ता है, एमपी का स्थान है। तो दोस्तों यह यानी 38-39 में लगातार जो है सुभाष चंद्र बोस जो है आपके अध्यक्ष पद पर जीते। मीन्स यहाँ तक क्या हुआ था दोस्तों कि जो अध्यक्ष का पद जो था वह चुनाव के माध्यम से, यानी मतदान के थ्रू जो है अध्यक्ष का पद चुना जाने लगा। तो यहाँ मतदान के थ्रू क्या हुआ कि 1938 में भी आपके सुभाष चंद्र बोस चुने गए हरिपुरा अधिवेशन में, और अगले साल 1939 में आपका त्रिपुरी में ये चुने गए सुभाष चंद्र बोस। किंतु यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये त्रिपुरी वाले अधिवेशन में कि जो गांधी जी के एक प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए, किंतु वो क्या हुआ, हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में इसमें शामिल हुए थे, इस इलेक्शन में खड़े हुए थे अध्यक्ष पद के लिए, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया कि गांधी जी के सम्मान में यहाँ अपने अध्यक्ष पद से क्या किया, इस्तीफा दे दिया। आपका किस में दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कि 1939 में हुई थी। तो अब समझिए दोस्तों, कोई व्यक्ति जो जीतता है और फिर अपने पद को त्याग देता है, यानी हार कर अगर आप पद को त्याग दिए तो ये कॉमन है, वहाँ त्यागना होता। किंतु कोई व्यक्ति जीत करके आया है और उसके बाद जीतने के बाद भी वह अपने पद का त्याग करता है, तो यह उनके व्यक्तित्व की महानता को कहीं ना कहीं साबित करती है। दोस्तों ये व्यक्ति जो है आपका सुभाष चंद्र बोस, ये भारतीय राजनीति के इतने बड़े चेहरे थे दोस्तों कि इन्होंने यानी भारत में रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों ने जो है इनका साथ नहीं दिया। इन्हें आज़ादी की लड़ाई में इन्हें जेल भी जाना पड़ा, इन्हें देश निकाला भी रहा, किंतु यह देश में बाहर रहकर भी ये भारत की आज़ादी के लिए सोचते थे, प्रयास करते थे। मीन्स इस प्रयास में वो
कई देशों में जा कर के मिले, कई देशों के जैसे आपका हिटलर से मिले, स्टालिन से मिले, और उन लोगों से जा कर के विचार विमर्श करते थे कि किस प्रकार से जो है भारत को आज़ादी दिलाया जा सकता है, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं। तो आप समझिए, कोई देश में रह करके अगर अपने देश की आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा तो ये कॉमन है। बट कोई व्यक्ति जिसको देश निकाला दे दिया गया है, वह फिर भी देश से बाहर रह करके अपने देश की आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे आपके सुभाष चंद्र बोस, जो जीतने के बाद भी आपका क्या किए कि अपने पद का त्याग कर दिया। आपका त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था। इस अधिवेशन में दोस्तों उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया था आपका 38 के अधिवेशन में। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपका 38-39 का अधिवेशन। अब हम लोग देखते हैं 1940 से 45 का अधिवेशन। तो ये जो 40 से 45 का दौर था दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय यानी कांग्रेस कहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहिए, इसमें एक महत्वपूर्ण वक्त माना जाता है, क्योंकि यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत अपने जोर शोर से चल रहा था। यहाँ भारतीय राजनीति में बहुत सारा उथल पुथल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ अबुल कलाम ये लगातार 1940 से 45 के बीच अध्यक्ष रहे, और यानी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने का अगर गौरव किन्हीं को प्राप्त है तो यही है अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। इन्होंने 1929 में भी दोस्तों अध्यक्ष पद ग्रहण किया था। उसके बाद 1940 से 45। तो अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र का जो है अध्यक्ष कौन रहा कांग्रेस का, तो भी अबुल कलाम होंगे, और अगर सबसे अधिक अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले तो भी कौन होंगे, तो अबुल कलाम होंगे। हो गया क्लियर दोस्तों आपका 1940 से 45 के बीच का अधिवेशन। अब जो है आपका 1946, यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि यह हमारे भारत की आज़ादी का अंतिम अधिवेशन है। मीन्स आज इसके बाद क्या होता है, 47 में हम लोगों को आज़ादी मिल जाती है। तो यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी, ये भी भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा थे दोस्तों। इनकी पत्नी सुचिता कृपलानी, ये भी जो है बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ थी। तो ये आपका हो गया जेबी कृपलानी, आपका स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष से। ये जब यानी आज़ादी हमें मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो अगस्त में आज़ादी मिले, इन्होंने क्या किया, दिसंबर में इस्तीफा दे दिया, यानी अपना त्यागपत्र दे दिया इस पद से। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है 1947 में फिर पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने जयपुर के अधिवेशन में। जो पट्टाभी सीतारामैया 1939 में आपका सुभाष चंद्र बोस के यानी कि आपका उनके अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे और हार गए, वही पट्टाभी सीतारामैया आपका 47 में अध्यक्ष बनाए गए। तो इसमें अगर पूछा जाए आज़ादी के बाद दोस्तों, तो आपका पट्टाभी सीतारामैया आज़ादी के समय, जेबी कृपलानी, और अगर इनके बीच का पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसका उत्तर होगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपका सारे अधिवेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, आपका 1917 से लेकर के 1947 तक। आइए हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारे अधिवेशनों का। तो सबसे पहले हमने आज के क्लास में कौन सा अधिवेशन देखा दोस्तों, 1917 का एनी बेसेंट, जो कि यह एनी बेसेंट का यह अध्यक्षता में यह आपका अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। महिला अध्यक्ष मीन्स भारतीय महिला नहीं थी, ये आयरिश महिला थी। उसके बाद 1920 का आपका इसमें 2 अधिवेशन हुए आपका, जिसमें लाला लाजपत राय आपके स्पेशल अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, और वीर राघवाचारी आपका नागपुर के जो अधिवेशन हुआ नागपुर में उसके अध्यक्ष रहे। यहाँ जो असहयोग आंदोलन यानी प्रथम अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुई, वहाँ पारित नहीं हो पाई, और ये द्वितीय जो कि नागपुर में हुई, वहाँ क्या हुआ, असहयोग आंदोलन पारित हो गई। 1914 का अधिवेशन बेलगांव दोस्तों कर्नाटक, इसमें मात्र महात्मा गांधी एक बार जो है आपका अध्यक्ष पद पर बैठे। उसके बाद सरोजनी नायडू दोस्तों, जो कि यानी भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी 1917 के 8 साल बाद 25 में आपका सरोजनी नायडू क्या हुई, अध्यक्ष बनी आपकी कांग्रेस की कानपुर वाले अधिवेशन में। तो यह दोस्तों मतलब भारत में पहली महिला राज्यपाल का पद भी ग्रहण कर चुकी थी, करती है आगे चल के दोस्तों। और ये अंग्रेजी के एक बहुत महान
कवित्री थी। इन्होंने बहुत सारी कविताएं इंग्लिश में पोएम्स लिखे हैं। अगला जो है दोस्तों आपका 1929 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और 26 जनवरी 1930 को अगले साल प्रथम स्वतंत्रता मतलब दिवस मनाया गया। उसके बाद आपका आता है वल्लभ भाई पटेल का कराची अधिवेशन, मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। फिर आता है आपका 1937 का जवाहरलाल नेहरू का फैजपुर अधिवेशन, जो कि पहली बार ग्राम में रखा गया, एक गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए। उसके बाद 38-39 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा और त्रिपुरी में रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 40 से 45 का अधिवेशन अबुल कलाम, जो सबसे अधिक लंबे समय तक जो अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त करते हैं। 1946 का अधिवेशन जेबी कृपलानी, मेरठ में यह अधिवेशन होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये जो है आपका अध्यक्ष पद पर रहते हैं। 1947 का पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष रहते हैं। तो दोस्तों हमने 1917 से लेकर के 1947 तक के सारे अधिवेशन देख लिए, इसके बाद रिकॉल भी कर लिए। अब इससे ज़रूरी एक बात दोस्तों, जो भी ये फैक्ट्स है, ये जितने फैक्ट्स है दोस्तों, ये सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स है। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कई बार कि अरे ये तो याद हो गया, कई बार ऐसा लगेगा कि ये हमसे होगा नहीं। तो यहाँ दोनों सिचुएशन लाजमी है। अगर किन्हीं को ये लग रहा है कि हमको याद हो गया है तो वो भी गलत है, किन्हीं को ये लग रहा है कि ये हमसे नहीं होगा, उलझन है, कंफ्यूजिंग है, तो ये भी आपका गलत है। दोनों में क्या होगा, आपको बैलेंस बना के चलना होगा। मीन्स आपको एक बार में कोई विद्वान भी है तो उसका क्लियर नहीं होगा, ये सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट है। तो यहाँ हार नहीं मानना है। 2 से 4 बार आप वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड बुक्स लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाइए। तो यहाँ क्या होगा, 2 बार 4 बार जब आप बनाओगे तो वहाँ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप एग्जैक्ट आंसर को टिक कर पाओगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि 2 से 4 बार जरूर इस वीडियो को देखें और फिर इससे रिलेटेड प्रश्नों को आप बनाएं। अगली क्लास में फिर हम लोग अन्य किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देव स्टडी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।